कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम $1 की कीमत $1 के बराबर थी। फिर इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई कि आज $1 82 रुपीस तक पहुंच गया है। अगर आज फिर से $1 को $1 के बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा? दुनिया में आज कहीं भी कुछ भी हो जाए जिसमें इंडिया का कोई लेना देना भी नहीं है, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है या अमेरिका अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो भी इंडिया की करेंसी पे क्यों उसका इफेक्ट होता है? ये क्यों गिरने लगती है? कुछ टाइम पहले एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा था जिसमें लिखा था कि अगर हम अगले 90 डेज तक सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दे तो इंडिया की करेंसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि $1 इक्वल्स टू $2 हो जाएगा और इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर सिर्फ करेंसी का स्ट्रांग होना मतलब इकोनॉमी का भी स्ट्रांग होना है तो आज बांग्लादेश को जापान से ज्यादा पावरफुल रहना चाहिए था, क्योंकि एक बांग्लादेशी टाका खरीदने के लिए हमको 1.4 जापानीज येन लगते हैं। मतलब बांग्लादेश की करेंसी जापान की करेंसी से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन हमको पता है कि बांग्लादेश का है और जापान का है। इस वीडियो में हम लोग यही सब बातों को एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि इंडिया डॉलर के मुकाबले $2 और गिर गया है, इसका मतलब ये होता है कि कल अगर $1 खरीदने के लिए हमको $80 लगते थे तो आज वो सेम डॉलर खरीदने के लिए हमको 82 रुपीज लगेंगे। ये जो रेट होता है कि कितने रुपए देने के बदले $1 आएगा, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। ये हर करेंसी का अलग अलग होता है। पर ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है? क्यों 82 रुपीज ही $1 होते हैं? ये किसने डिसाइड किया? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स में गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है अपनी करेंसी की वैल्यू। इंडिया 1993 के पहले तक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता था। इंडियन गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी कि रुपए की वैल्यू कितनी रहेंगी मार्केट में। 1950 में हमारी करेंसी की वैल्यू 4.7 रुपीज अगेंस्ट $1 थी और ये 1966 तक ऐसे ही फिक्स्ड थी। फिर 1966 में गवर्नमेंट ने इसको 4.7 से गिराकर 7.6 अगेंस्ट $1 कर दिया और ऐसे ही बहुत सारी बार गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। अभी हम आगे समझेंगे कि क्यों गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी को डीवैल्यू करती है। लेकिन फिर 1993 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से मूव करेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता अपनी करेंसी के ऊपर। इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है कि मार्केट में उस करेंसी की कितनी डिमांड है और उसका सप्लाई कितना है। इस चीज को अगर एक एग्जांपल लेकर समझा जाए तो जैसे कि सब्जी की मार्केट में सब तरीके की सब्जियां होती है, आलू, प्याज, गोभी। कभी आलू महंगा है, कभी टमाटर महंगा है, कभी प्याज सस्ती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट में सब्जियों का सप्लाई कितना है। अभी रिसेंटली टमाटर 150 रुपए पर किलो मिल रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से टमाटर का सप्लाई कम हो गया था, लेकिन उसकी डिमांड तो उतनी थी। सिमिलरली वैसे ही एक ग्लोबल करेंसी मार्केट है जिसमें हर देश की करेंसी ट्रेड होती है। हम लोग एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीद सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर फॉरेक्स। मान लो इंडिया को 1000 आईफोन्स इंपोर्ट करने हैं अमेरिका से। अब अमेरिका का बिजनेसमैन इंडियन रूपी में तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको उसको डॉलर में ही पे करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने रुपीस के एक्सचेंज में हमको पहले डॉलर लेने पड़ेंगे फॉरेक्स से और फिर उन डॉलर से हम लोग आईफोन खरीद पाएंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि जो ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट है उसमें रुपी का सप्लाई बढ़ गया और डॉलर का सप्लाई कम हो गया, जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर थोड़ी और कम हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन में बाकी की कोई करेंसीज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रुपी सब करेंसीज के अगेंस्ट वीक हो गया। ये सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है। हो सकता है कि ये बाकी करेंसी के अगेंस्ट में उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शंस ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट में 24/7 चलते रहते हैं। हर देश को किसी दूसरे देश से कुछ ना कुछ खरीदना है और वो एक दूसरे की करेंसी एक्सचेंज करते रहते हैं। एक देश के टूरिस्ट दूसरे देश में घूमने जाते हैं, स्टूडेंट्स दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है। ये सब चीजों के लिए हर देश को दूसरे देशों की करेंसी की जरूरत पड़ती है और इसी की वजह से करेंसी का ट्रेड चलता रहता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस करेंसी की डिमांड ज्यादा है उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा होंगी और जिस करेंसी की कोई डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, उस करेंसी की वैल्यू ऑब्वियसली कम रहेंगी। ऐसे डिसाइड होती है करेंसी की वैल्यू। यहाँ पर हमको एक सटल डिफरेंशिएशन समझना जरूरी है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन, और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कम होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप, मैं, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ये सब लोग करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आरबीआई भी फॉरेक्स में जाके अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकती है। अब जब भी आरबीआई को लगता है कि रुपी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है फॉरेक्स मार्केट में, जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू बहुत तेजी से कम हो रही है, तो आरबीआई के पास जो फॉरेक्स
फॉरेक्स रिजर्व्स है डॉलर में, उनको बेचकर आरबीआई रुपीस खरीद लेती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल करेंसी मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाता है और रुपी का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे ही आरबीआई और बहुत सारे इनडायरेक्ट मेजर्स लेती है टू कीप द रुपी स्टेबल। इस पॉइंट पे एक बहुत ही सिंपल सा डाउट आता है कि आज आरबीआई के पास 600 बिलियन डॉलर की रिजर्व्स है, तो क्यों आरबीआई सारे के सारे डॉलर के बदले रुपी नहीं खरीद लेती? तो फिर डॉलर का सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगा और रुपी का कम हो जाएगा, उसकी वजह से रुपी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो कितना अच्छा होगा हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी इतनी पावरफुल हो जाएगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में एक स्ट्रांग करेंसी हमारे देश के लिए अच्छी है। आज एक डॉलर की कीमत 82 रुपीस के बराबर है, लेकिन मान लो रातों रात कोई मैजिक हो जाए और एक डॉलर 1 रुपए के बराबर बन जाए, तो क्या होगा? लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन। आज अमेरिका में एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी होती है लगभग $3000 पर मंथ, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास होता है। और इंडिया में सेम एक्सपीरियंस के इंजीनियर की सैलरी होती है अराउंड 50,000 रुपीस पर मंथ। इसीलिए बाहर की इतनी सारी कंपनीज ने इंडिया में आके आईटी ऑफिसेस खोले हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए में यहाँ पे 4-5 इंजीनियर्स मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इंडिया का लेबर चीप है। अब अगर $1 इक्वल्स टू 1 रुपया हो गया, तो इंडिया का जो 50,000 की सैलरी है वो देने के लिए अमेरिकन कंपनीज को $50,000 कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। अब कोई भी कंपनी $50,000 कन्वर्ट करके इंडिया में क्यों एम्प्लॉय हायर करेंगी? वो अपने ही देश में 3,000 पर मंथ में हायर कर सकती है, इतना खर्चा क्यों करेंगी? ऑब्वियसली नहीं करेंगी। और सारी कंपनीज इंडिया से निकल के वापस अपने अपने देशों में चली जाएंगी, या तो किसी ऐसे देशों में ऑफिस सेटअप करेगी जहाँ पे अभी भी लेबर चीप है, वहाँ पे करेंसी की वैल्यू लो है। और ये सिर्फ आईटी सेक्टर की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। इसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कैफेज, टूरिज्म, इन सब पे भी इफेक्ट होगा। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री को इंडिया से सामान खरीदना अब और महंगा पड़ने लगेगा। इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स गिनाने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस सोच के देखिए कि कितने इंडस्ट्रीज पे इसका इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आरबीआई बहुत केयरफुली इंटरवीन करती है टू कीप द रुपी स्टेबल। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की हर डेवलपिंग कंट्री के लिए फायदेमंद है कि उनकी करेंसी वीक रहे, ताकि उनके एक्सपोर्ट ज्यादा रहे और इंपोर्ट कम रहे। तो अब ये सवाल आता है कि हम हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाए कैसे? फिर क्या हमारी इकोनॉमी हमेशा इसी वीक रहेंगी? सबसे पहले हम लोगों को ये चीज अपने दिमाग में घुसाना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रांग करेंसी का मतलब एक स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमने बांग्लादेश का एग्जांपल देखा है, वो एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी होती, बट वो नहीं है। अगर हमको हमारी रुपी की वैल्यू हाई करनी है तो बेसिकली हमको हमारे रुपी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। हमको अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आए और उनको रुपी की जरूरत पड़े। हमको ऐसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे कि लोग यहाँ पे इलाज कराने आए। हमको टूरिज्म सेक्टर पे काम करना पड़ेगा ताकि सारी दुनिया के लोग यहाँ घूमने आए, जिसकी वजह से उनको रुपी की जरूरत पड़े। हमको ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो सारी दुनिया हमसे खरीदना चाहे, उसके लिए रुपी की डिमांड बढ़ेगी। हमको ये सब चीजें कैरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। कोई भी आज अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पे स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। हमको एनवायरनमेंट स्टेबल एंड सेफ बनाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे भरोसा हो, लोग ट्रस्ट कर सके। एंड दैट्स द रीजन पीपल से कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, ये सब में इन्वेस्ट करो। इसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होती है। अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। सिर्फ करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर देने से इकोनॉमी अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर बिना ग्राउंड लेवल पे इंप्रूवमेंट आए, हमने रातों रात करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो हमने देखा है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, आसान भाषा में, अगर रुपए को डॉलर के जैसा बनाना है तो हमको इंडियन इकोनॉमी को यूएस की लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा। जब सब कुछ उस लेवल का डेवलप हो जाएगा तो अपने आप रूपी डॉलर जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें इंडिया का कोई लेना देना भी नहीं है, तो हमारी करेंसी पे क्यों इफेक्ट होता है? इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल। हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट का 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एंड रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। इसलिए जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऑयल का सप्लाई कम हो गया है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। अब इंडिया को तो ऑयल लेना है, चाहे सस्ता मिले या महंगा मिले, हमको तो खरीदना पड़ेगा। तो पहले जिस ऑयल के लिए हमको कम रुपीस खर्च करने पड़ते थे, अब उस सेम ऑयल को लेने के लिए हमको ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं। अब रुपीस खर्च करना मतलब हमको रुपीस के एक्सचेंज में डॉलर लेने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से रुपीस का सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है और डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। सिमिलरली, जब यूएसए का फेड, जो वहां का रिजर्व बैंक है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पैसा, वो लोग इंडिया से निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसलिए इंडिया से सारा कैपिटल आउटफ्लो होता है। आई होप कि अब आपको ये न्यूज समझ आ जाएगी।
ऐसे ही देयर आर मल्टीपल अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी वजह से हमारी करेंसी पे इफेक्ट होता है, वो डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट होती है। आज दुनिया का 60 to 70% ट्रेड सब कुछ यूएस डॉलर्स में होता है। ये सब क्यों हुआ? अमेरिका को इतना पावरफुल करेंसी क्यों माना गया? सब लोग इसके ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं? डी डॉलराइजेशन क्या है? अभी इंडिया ने यूएई गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम लोग रुपी में ट्रांजैक्शन करेंगे, हम लोग डॉलर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसकी वजह से डॉलर की पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।